नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु सांधु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक कहानी उसने कहा था लेके आई हूँ। बड़े बड़े शहरों के इक्के और गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कोर्ट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीत कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और शोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं है, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्तो प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। समिष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कोर्ट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उनके ढीले सुतनों से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बड़ियां। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझी में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हुआ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में उसने धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले का दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते के पत्थर मारा। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे, हड्डियां अकड़ गई है। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा मेह और ऊपर से बर्फ। पिंडियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं है। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाटने वाले धमाकों के साथ सारी खंदक हिल जाती है। 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक के बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह, और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बीत ही गए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथ से झटका करेंगे, पेट भर खाकर सो रहेंगे। उस फिरंगी मैम के बाग में मखमल सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं पर दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो।
4 दिन तक पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कल्लों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ लेते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल के हट जाने का फरमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार लहना सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामान है, एक तरफ बढ़ जाए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं है और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तो 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक का चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूं, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल छट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाडी होरी को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हट जाता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया है, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता न हूँ। रात भर तुम उसे अपने कंबल ओढ़ाते रहते हो। आप सिगड़ी के सहारे गुजारा करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा देते हो। अपने सूखे हुए लकड़ी के तख्त पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम मांदे न पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई किरतार की गोदी पर मेरा सिर होगा। मेरे हाथ से लगाए हुए आंगन में आम के पेड़ की छाया होगी। 2 पहर रात गई। अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा। क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा। कहो, कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला। कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैं गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं क्या झूठ? यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहां मोड़ है वह 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो।
खंदक छीनकर वहीं जहां तक हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गए। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते करते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में सांप का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक ही दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं, उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांच न चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामान अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार करने में मजा आता है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगवाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के होते होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन है? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें भी की। साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू। मुझे पीने को सिगरेट दिया तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठी है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल कर जाओ। पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यही है। हुक्म की ऐसी की तैसी। मेरा हुक्म। जमादार लहना सिंह तो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है। उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपके हुए हैं। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बैल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखते हैं। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़े। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब ओह मेन गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने 3 गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके। साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाए। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उसे अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह ने हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसे हैं? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। ये सीखा
कि सिख सिगरेट पीते हैं। ये सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगायें होती है, उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं और लेफ्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो। माझे का लहना इतने बरस लेफ्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था, बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मांझा बिठाकर हुक्का पीता रहता था। कहता था जर्मनी वाले पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गो को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पहलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी और गांव से निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो खैर नहीं। साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायर से साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया, एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध दी। घाव मांस ही में था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाते हुए खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ से पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार करता। वह खड़ा था और लेटे हुए थे वे, और वे थे 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना के साथियों के संग संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों से संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई। वाहे गुरु जी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, संत श्री अकाल गुरु पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या गरा रहे थे। सिखों में 15 ने प्राण गंवाए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर दिया। बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न पहुंची कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शई नाम सार्थक होता है। हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणो उपदेशाचार्य कहलाती हो। वजीरा सिंह कह रहा था, कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों में चिपक रही है। जब मैं दौड़ दौड़ कर सूबेदार के पीछे आ गया था, सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुन और कागज पात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर से खाई ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर, 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली आई, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे। इसीलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए, दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना की जांग में पट्टी बांधनी चाहिए, पर उसने ये कहकर टाल दिया, थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदार ने की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले गए। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी
एक गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही तो है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आज भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेक देना और लिख देना, और जब घर जाओ तो ये कह देना मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ी चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। तू अपनी सूबेदारनी को खुद ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा, पानी दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा हूं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला शालू? सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमों की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते हुए जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था। सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार ने बेड़े में से निकलकर कहा, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेका। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू? अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा, पानी दे, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ। मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लॉयलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग, मुझे याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछते हुए बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। भैया, मुझे और ऊंचा कर दे, अपने पट पर मेरा सिर रख दे। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में ये आम खूब फलेंगे। चाचा भतीजा दोनों यहीं में बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपकते रहते। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान के घावों में मरा, नंबर 77, सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। हिंदी साहित्य की
फ्लैशबैक पर आधारित प्रथम कहानी उसने कहा था की समाप्ति पर आप लोगों से एक अनुरोध। मेरे द्वारा कहा गया कहानी वाचन अगर आपको पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।